अब आपकी ज़रा राय मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये जो अब मामला है कि डी-सीट होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा, तो यही मेरा सवाल है कि अगर वो हाई कोर्ट से जाके बरी हो जाता है या सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम हो जाता है, तो उसके नुकसान का इजाला कौन करेगा? जो अवामी राय पहले वहां पर आई थी, उसका इजाला कौन करेगा उसके खिलाफ जाने का? जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। अगर आप मुझे कोई पेशेंट ऑडियंस दें तो मैं आपके इस सवाल का जवाब भी दूंगा और उसके बाद जो मेरी जमात का इससे मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जो मेरे दोनों फाजिल दोस्त आपके साथ मौजूद हैं, इंतहाई काबिल एहतराम। आप जो सवाल उनसे कर रहे थे, मेरे ख्याल से मुझे भी उनकी बात उस तरीके से समझ नहीं आई और मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए भी मैं वो बात उस तरीके से वो समझा नहीं पाए। मेरे ख्याल से वो ज़ाहिर अच्छी मालूमात है उनके पास, लेकिन मैं थोड़ी से फैक्ट्स आपके सामने रख दूंगा। पहली बात तो ये है कि एक आम आदमी के लिए मैं पूरा केस आपको समझा दूं कि किसी भी सजा याफ्ता बंदे की सीट जो है वो डी-सीट क्यों होता है। जाहिर है जो बंदा अदालत से सजा याफ्ता हो जाता है, ट्रायल कोर्ट से, जिसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं, तो 62-63 पे पूरा नहीं उतरता, सादी कौमी नहीं रहता, क्योंकि सजा याफ्ता होता है। इसलिए उसकी सीट जो है वो खाली करार दे दी जाती है और उसको डी-सीट कर दिया जाता है। अब आपका बड़ा जायज सवाल है कि क्या सेशन कोर्ट से सजा याफ्ता होने के बाद जो सीट खाली कर दी गई है या खाली करार दे दी जाएगी, उस पर इलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस पे इलेक्शन कब होगा? उस पे इलेक्शन तब होगा अगर वो बंदा जो 30 या 60 दिन का एक सर्टेन पीरियड है, बीइंग लॉयर मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो अपनी अपील फाइल नहीं करता हाई कोर्ट में। अब बात यह कि इनमें से बेशतर लोग जो हैं, कुछ पार्लियामेंटेरियन है, कुछ लोग गिरफ्तार नहीं है। अब इन्हें हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करने से पहले, जाहिर है पहले कोर्ट ऑफ लॉ के सामने इन्हें सरेंडर करना होगा, गिरफ्तारियां देनी होगी, उसके बाद अपनी अपील फाइल करेंगे हाई कोर्ट में। अब इनके केस के अंदर दो डिफरेंट सूरत हाल है। आमतौर पर हाई कोर्ट क्या करती है, पहली पेशी पर ही नीचे वाली अदालत की सजा को सस्पेंड कर देती है और ट्रायल स्टार्ट कर दे, दोबारा सुनना शुरू कर देती है उनकी अपील को कि ट्रायल कोर्ट ने सही फैसला किया या नहीं किया। अगर हाई कोर्ट पहली या दूसरी पेशी पे ऑर्डर सस्पेंड नहीं करती, एडमिशन ले लेती है, तो अब आपका सवाल आता है कि जी फिर तो इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इस केस में इनके वकला एक और दरखास्त हाई कोर्ट में मूव करेंगे कि आपसे हम इंटरिम रिलीफ लेने आए थे और इंटरिम रिलीफ ये था कि सजा को आप सस्पेंड कर दें, लेकिन इस सजा को आपने सस्पेंड नहीं किया। लेकिन ये आप देख लें कि आप शायद बादियों नजर या बाद में हमें इसमें बरी कर दें, तो उस वक्त तक इलेक्शन हो चुके होंगे। तो हाई कोर्ट इन केसेस में, मैं आपको पहले बता रहा हूं, हाई कोर्ट इलेक्शन रोक देगी, इलेक्शन कमीशन को भी इंस्ट्रक्शन दे देगी, डायरेक्शन दे देगी कि आप जब तक अनटिल दी फाइनल डिस्पोजल ऑफ दिस पिटीशन जो हाई कोर्ट में पेंडिंग होगी, आप कोई भी ज़मीनी इलेक्शन ना। हाँ, अगर कोई बंदा हाई कोर्ट में अपील में ही नहीं जाता तो और सेशन कोर्ट का फैसला फाइनलिटी इख्तियार कर जाता है, टाइम बार्ड हो जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन जरूर करेगा। इलेक्शन कमीशन भी अपनी कोशिश पूरी करेगा, इन लोगों को जाहिर है इन सजाओं की रोशनी में डी-सीट करने का नोटिफिकेशन करेगा, लेकिन उसको हाई कोर्ट रोक देंगी, क्योंकि हाई कोर्ट ये कहेंगी कि अगर हमने इनको बाद में बरी कर दिया और आप इलेक्शन करा चुके हो तो फिर हाई कोर्ट का तो मकसद बहुत हो गया, और अगर आप इलेक्शन वहां करा रहे हैं तो आप हाई कोर्ट से पहले ही हाई कोर्ट का फैसला सुनाने जा रहे हैं कि हाई कोर्ट इनकी अपील खारिज ही करेगी, इसलिए हम जो है एजम्पशन बेस पे इलेक्शन करा रहे हैं। तो हाई कोर्ट कहेगी आप हमारा मकसद फौत ना करें, आप ब्रेक पे पांव रखें और इन सीटों पर आप इलेक्शन अभी ना कराएं। तो मुझे जो एक कानून के तालिब इल्म होने के नाते लगता है, ये टेक्निकल प्रोसीजर जो आप कह रहे हैं कि ये है किसी जगह पर इलेक्शन दोबारा होने या ना होने का, तो फिर इसमें सर अब इसमें जो फैसला है ना, इसमें जिन पैराग्राफ्स का डॉक्टर साहब हवाला दे रहे हैं, हुज़ैफा साहब आप भी जरा आपकी तवज्जो मैं चाहूँगा, क्योंकि इसमें पैराग्राफ नंबर 29 अगर आप देखें तो इसमें जज साहब ने लिखा है, इंस्पेक्टर इस्मत कमाल की गवाही के मुताबिक इस इजलास में बानी पीटीआई ने शुरका को हिदायत दी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए। और इसी पैराग्राफ में लिखा है कि इस्मत कमाल साहब जो इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने पीटीआई की इस खुफिया मीटिंग जिसमें दीगर रहनुमा भी शरीक थे में खुफिया तौर पर पीटीआई का मेंबर बनकर शिरकत की। और एक और जो गवाह हैं वो भी इसी तरह से पीटीआई का मेंबर बनकर, हसाम अफजल जो हैं, वो पैराग्राफ नंबर 30 में बताया गया है कि 9 मई 2023 तक जमान पार्क में पीटीआई के मेंबर बनकर रहे, जिसकी वजह से उन्होंने पीटीआई की क़यादत का एतमाद हासिल कर लिया। यानी उन्होंने ये बताया कि वो पीटीआई के मेंबर हैं और मेंबर बनकर वो रहे, लेकिन असल में तो वो सब इंस्पेक्टर थे और इस तरह से उनको ये मालूमात मिली।
अब इसमें कहा, गवाहान कहते हैं कि बानी पीटीआई ने कहा था कि अगर उन्हें फौज या रेंजर्स गिरफ्तार करें तो फिर जीएचक्यू या दीगर फौजी अफसरान को टारगेट बनाया जाए, और जो रहनुमा पुलिस और फौज से लड़े वो न सिर्फ उनकी काबीना का हिस्सा होगा बल्कि उनका हीरो भी होगा। और हसाम अफजल जो गवाह हैं उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पर, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर तमाम क़यादत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में वर्कर्स को इकट्ठा करके फौजी तंसीबात पर हमला करेगी। अब ये पैराग्राफ नंबर 29 और 30 में से कुछ चीज़ें मैंने आपको पढ़कर सुना दी हैं। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इन लोगों की कहानी पर यकीन करना जो है वो आसान नहीं है। हुज़ैफा रहमान साहब, एक शख्स जो बड़ी सीक्रेट सी मीटिंग है जिसमें 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट लोग शरीक हैं, उसमें क्या ये मुमकिन है, ये डॉक्टर साहब का सवाल है, क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स जो है वो भेस बदल कर और जो है वो छुप कर खुफिया तौर पर उस मीटिंग का हिस्सा बन जाए और सुन ले? देखें जी, मैं डॉक्टर साहब के सवाल को और आपके सवाल को बड़े कैनवस में पेश कर देता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी कोई जुर्म होता है तो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें एफआईआर के अंदराज के वक्त उसी मुताबिक एफआईआर को ढाला जाता है ताकि किसी भी जज के सामने उस केस को प्लीड करते हुए केस को प्रूफ करने में आसानी पेश आए। मैं फिर ये कहता हूं कि 9 मई हुआ, उसमें किसी की सबूत की, किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं है। तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि जी ये फुटेजेस हमारी नहीं है, ये लोग हमारे नहीं है। यास्मीन राशिद खुद खड़ी हुई है, इमरान खान साहब का सगा भांजा कोर कमांडर की पेंट लहरा रहा है, जीएचक्यू के दरवाजे के ऊपर आग लगा रहे हैं, दरवाजे तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारे लोग नहीं। सही है। अब बात ये, अब अगली बात पे मैं आ जाऊं। जब आप रियासत का गमो गुस्सा, रियासत की बर्दाश्त को इस पैमाने पर ले जाते हैं, फिर इस किस्म की सजाएं भी सामने आती हैं। मैं कोई 100 लोगों को जो सजा हो रही है, मैं इससे कोई दिफा नहीं कर रहा, ना मैं ये कह रहा कि सारे लोग मुलव्विस होंगे। देखें, जब आप इस किस्म की हिकमत अमली अपनाते हैं, और हिकमत अमली भी एक सियासी जमात अपना रही है, कोई दहशतगर्द तंजीम नहीं अपना रही, कोई टीटीपी नहीं कर रही, कोई बीएलए नहीं कर रही, फिर ज़ाहिर है उस सियासी जमात के खिलाफ एक एक्शन होता है जो कि रियासत करती है। और आप कह रहे हैं कि जिन सब लोगों को सजाएं हुई हैं 10-10 साल की, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि सब लोग मुलव्वस ना हो? हाँ, ये इट माइट बी पॉसिबल कि इनमें से बहुत सारे लोग, जिस तरह आप बता रहे हैं, कोई बंदा कहीं और बैठा हुआ था, लेकिन ज़रा एफआईआर के अंदर नॉमिनेट हुआ और एविडेंस में पेश किए गए, उस एविडेंस के अंदर जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस, अच्छा, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दीगर मुल्ज़मान की मद में आए हैं, यानी कि वो नामजद नहीं थे, लेकिन जो लिखा हुआ था कि और मजीद दीगर नामालूम 400 अफराद, तो वो फिर नामालूम 400 अफराद में डाले गए हैं। मैंने असद साहब, आप खुद एक लिटरेरी आदमी है, मैंने आपके सामने एक सवाल पुट किया कि क्या 9 मई जो हुआ उसमें तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं थी, या उन्होंने अपने लोगों को इंस्टिगेट नहीं किया? अगर ये सारा कुछ ना होता और उस दिन तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बर्दाश्त का मुजाहरा करती, आज ये नौबत ही ना आती। ये नौबत मुस्लिम नून पर भी आई थी, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब 13 जुलाई को लाहौर में लैंड किया, हमारा इलेक्शन सर पर था, 25 जुलाई को हमारा इलेक्शन था, लेकिन उस वक्त जब हमें बताया गया कि आप जो है माल रोड की उस साइड पर नहीं जा सकते, आगे कैंट शुरू हो जाता है, कोर कमांडर का घर है, तो हमने अपने लोगों को रोका ना। लेकिन अगर हम उस दिन अपने लोगों को ना रोकते तो मैं समझता हूं कि मैं डेरा गाजी खान में बैठा हुआ था उस दिन, तो मेरे ऊपर भी एफआईआर होनी थी लाजमी। ज़ाहिर है पूरे मुल्क में फिर आपके खिलाफ एक्शन होता है। सियासी जमातों का काम अपने अस्करी विंग एक्टिवेट करना नहीं होता, नया सियासी जमातों का काम इस तरह के काम लेना होता है। सियासी जमातें बुर्दबारी का मुजाहरा करती हैं, सियासी जमातों की लीडरशिपों को फांसियां दे दी जाती हैं, उन्हें जलसों के अंदर उनकी असैसिनेशंस हो जाती हैं, उसके बावजूद उनमें बर्दाश्त होती है। नेल्सन मंडेला ने इतनी लंबी जेल काटी, उसके बावजूद उसने बर्दाश्त का मुजाहरा किया। जो काम तहरीक इंसाफ ने किया, मैं समझता हूं कि वो किसी सियासी जमात को जेब नहीं देता था। उसके बाद बाकी जो कुछ हुआ वो भी कोई अच्छी चीज नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक है। की सियासत में तरक्की बढ़ी है, बिल्कुल सही है। आप ये कह रहे हैं कि संगीन गलतियां बतौर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुई,